अरे बाहर कितनी ठंड हो रही है। पापा पापा कंबल में आ जाओ, खाना बन चुका है। सही कहा राजू ने, अब जल्दी से खाना खा लेते हैं, ठंड में गर्म खाना खाने का मजा ही कुछ और है। एक गरीब परिवार अपने छोटे से घर में खुशहाल जिंदगी जी रहा था। राजीव मेहनत मजदूरी करके दिन में 200 से 300 रुपए ही कमाया करता था। पर एक दिन सुबह सुबह अचानक निशा की जेठानी अपने परिवार के साथ आती है। जेठानी जी, इतनी ठंड में सुबह सुबह आप? हाँ चाची, मेरी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, इसलिए हम सब कुछ दिन के लिए यहाँ आपके पास आ गए। कुछ खाने को है तो दे दो ना, बहुत भूख लग रही थी। हाँ मेरा बच्चा, खाना बना हुआ है, बहुत गोलों को खाना दे दे। इतनी ठंड में अपनी जेठानी और उसके परिवार को देखकर निशा थोड़ी परेशान हो जाती है और अपने पति से जाकर बोलती है, सुनिए जी, सब्जी खत्म हो गई है और जेठानी जी जब तक गोलों के स्कूल नहीं खुल जाते तब तक यहीं रहेंगी, इसलिए आप शाम को आते हुए सब्जी लेते आना। अभी के लिए तो मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगी। ठीक है निशा। निशा और उसके परिवार की हालत पहले से ही बहुत खराब थी और जेठानी के आने के बाद उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। पर फिर भी वो अपनी जेठानी, जेठ और उसके बच्चे को भरपेट खाना खिलाती है और उनके खाने के बाद जब थोड़ा सा खाना बच जाता है तो राजू खाने की जिद करता है। माँ, मुझे भी भूख लग रही है, अब तो सबने खाना खा लिया, अब तो खाने को दे दो। हाँ बेटा, दे रही हूँ। माँ जी देखिए ना, थोड़ी सी सब्जी बची है, अगर राजू ने खा लिया तो मैं, आप और दोपहर में राजीव जी क्या खाएंगे? वो भी तो लंच करने के लिए घर ही आते हैं। बहू तेरी जेठानी बस कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है, उसे अच्छा खाना खिलाकर सही किया तूने। हम लोग तो कुछ भी खा लेंगे। एक काम कर, तू इस सब्जी में पानी मिला ले। अपनी सास के कहने पर निशा उस थोड़ी सी सब्जी में पानी मिला लेती है और पानी वाली सब्जी देख राजू मुंह बनाने लगता है। माँ, तुमने किस चीज की सब्जी दी है मुझे? अगर मैं इसमें डूबकर भी सब्जी ढूंढूं तो मुझे सब्जी न मिले। ये सब्जी कम और पानी ज्यादा है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, खाने का अपमान होता है। रोज तो तुम अच्छा ही खाते हो, एक दिन पानी वाली सब्जी खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। निशा, अर्चना और राजू पानी वाली सब्जी खाते हैं। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जेठानी और उसके परिवार के आने की वजह से निशा और उसके परिवार को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। पर उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी कि तभी उनकी देवरानी भी इस ठंड में अपने परिवार से मिलने अपने पति और बच्चों के साथ आ जाती है। जेठानी जी, इस ठंड में आप भी यहाँ आई हैं? हाँ, दिशा, स्कूल के बच्चों की 15 दिन की छुट्टी पड़ी है। इस कड़ाके की ठंड में तो सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर पर आ जाऊं और अपने परिवार से भी मिल लूं। ये तो बहुत अच्छा किया आप सबने। पिंकी बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। इतना बोलकर निशा पूरे परिवार को अंदर ले जाती है और जमीन पर बिस्तर लगाकर बैठा देती है और खुद खाना बनाने लगती है। पर उसके घर में सब्जी नहीं होती और वो बाहर बैठे राजीव के पास जाती है। सुनिए जी, घर में सब्जी के नाम पर एक आलू तक नहीं है। थोड़ी सी दाल रखी है, सोच रही हूँ कि वही बना दूं, पर आप किसी से पैसे उधार लेकर थोड़ा सा सब्जी ले आओ। क्या सब्जी खत्म है? पर मुझे कल तो दिहाड़ी मिली थी, मैं उसी से तो सब्जी लेकर आया था। अब इतना बड़ा परिवार है और आपकी दिहाड़ी सिर्फ 200-300 रुपए है। सब्जी इतनी महंगी है कि 200 रुपए में सिर्फ एक ही दिन की सब्जी बन पाती है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ और कोशिश करना कि घर में किसी को पता न चले कि हमारी स्थिति कैसी चल रही है। इतना बोलकर राजीव अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार ले लेता है। तो वहीं निशा घर में रखी थोड़ी सी दाल बनाती है और अपने घर आई देवरानी, जेठानी, उनके पति, बच्चों को भरपेट अच्छा खाना खिलाती है। पर जब खुद के खाने की बारी आती है तो अर्चना उस दाल में पानी मिला देती है। माँ जी, आपने दाल में पानी क्यों मिला दिया? इतनी दाल तो रखी थी कि आप और राजू खा सके। मैं और राजू तो खा लेते, पर तू और राजीव क्या खाते? इस तरह अपनी गरीबी के चलते निशा, अर्चना, राजीव पानी वाली दाल रोटी से खाते हैं। पर घर में आए दिशा, आरती, उनके पति और बच्चों को कभी इस बात की भनक नहीं पड़ती। और एक दिन दीदी, छुट्टी खत्म होने में सिर्फ 10 दिन ही बच रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ननद जी को भी बुला लूं। अब आए हैं तो सब मिल ही लेते हैं, पता नहीं फिर कभी मौका मिले। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है आरती, है ना माँ जी? हाँ बहू, वैसे भी बहुत समय हो गया है, मैं अपनी बेटी और उसके बच्चों से नहीं मिली। इसी बहाने मैं अपनी बेटी से भी मिल लूंगी। माँ जी कितनी खुश हैं, पर मैं सबका खाना कैसे पूरा करूं?
जैसे जैसे ठंड में घर के सदस्य बढ़ रहे थे वैसे वैसे निशा राजीव की परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब अगले दिन अपनी भाभी के बुलाने पर काजल भी अपने बेटे को लेकर आ जाती है। भाभी, आप सबकी बहुत दिनों से याद आ रही थी। सोच रही थी कि इस ठंड में मिलने आऊं, और देखो आप सबकी एक साथ मुलाकात हो गई। हाँ बेटा, मुझे भी तुम सबको यहाँ एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। माँ, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। भाभी, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज तो मुझे आपके हाथों का खाना खाना है। काजल, निशा अकेली है, वो इतने लोगों का खाना कैसे बना पाएगी? निशा, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं? नहीं नहीं दीदी, मैं सब संभालूंगी। आप सब कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं और ऐसे में भी इस ठंड में मैं आप लोगों से काम करवाऊं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। इतना बोलकर निशा खाना बनाने के लिए बैठती है और वो देखती है कि घर में सिर्फ 4 आलू और 1 कटोरी दाल रखी है। ये देख निशा बहुत परेशान होती है और जैसे ही राजीव घर आता है अब तो ननद जी भी आ गई हैं और राजू भी जिद पर अड़ गया है कि आज वो पानी वाला खाना नहीं खाएगा, और घर में आज सब्जी दाल कुछ नहीं है। कहीं से कुछ बंदोबस्त करो ना। क्या बंदोबस्त करूं निशा? दिन की 200 से 300 रुपए की दिहाड़ी मिलती है, वो भी किसी न किसी चीज में खर्च हो जाती है, और अब तो किसी से उधार भी नहीं मांग सकता। एक काम करता हूँ, थोड़ी सी दाल दुकान वाले से उधार ले आता हूँ। राजीव बेटा, अभी तो तू दाल ला देगा, पर कल सुबह क्या बनेगा? माँ चिंता मत करो, सुबह का भी इंतजाम हो जाएगा। मैं अभी दुकान वाले से उधार लेकर आता हूँ। राजीव अब दुकान जाता है और वहां पर आधा किलो दाल उधार मांगता है। नहीं राजू भैया, मैं आपको आधा किलो दाल उधार नहीं देने वाला। पिछली बार भी आप 1 किलो चावल उधार ले गए थे, अब तक पैसे नहीं दिए हैं। अगर लेना है दाल तो 200 ग्राम ले लो बस। कोई बात नहीं, आप 200 ग्राम ही दे दीजिए। राजीव 200 ग्राम दाल लेकर घर जाता है, जहां निशा दाल में आलू मिलाकर बनाती है और घर वालों को खाना खिलाती है, पर खुद पूरा परिवार भूखा रह जाता है। माँ, तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए तुमने मुझे आज खाना नहीं दिया। अब से मैं पानी वाला खाना चुपचाप खा लिया करूंगा। कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। चाची, मुझे भी फिर से भूख लग गई है। बच्चों की बातें सुनकर निशा थोड़ा सा चावल कढ़ाई में भूनकर बच्चों को खाने को देती है, और अगली सुबह घर में दाल सब्जी न होने की वजह से अर्चना और निशा अपनी पड़ोस के घर राशन मांगने जाती है। और इसी बीच दिशा, आरती, काजल खुद खाना बनाने के लिए बैठती हैं और वो देखती हैं कि घर का सारा राशन खत्म है। भाभी, घर में तो राशन का एक दाना नहीं है, कैसे भाभी ने हम लोगों को खाना खिलाया होगा? मेरी देवरानी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो हम सब एक साथ यहाँ आते ही नहीं। भाभी, आपने हमें बताया क्यों नहीं अपनी खराब परिस्थिति के बारे में? घर में एक दाना नहीं है और इसमें भी आपने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया। हमें बता देती तो हम कुछ मदद करते आपकी। अच्छा हुआ बुआ जो आपको सच का पता चल गया। आपको नहीं पता, आप लोगों को माँ अच्छा खाना खिलाती थी और मुझे पानी वाला। ये राजू क्या बोल रहा है भाभी? आप सब इस ठंड में इतने दिनों बाद यहाँ आए थे। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को कुछ भी पता चले। मैं चाहती थी जैसे आप हंसते हंसते आए हैं वैसे ही जाएं। निशा, हम एक परिवार हैं। वो तो किस्मत का खेल ऐसा है कि हम सबको अलग रहना पड़ रहा है और मौका देखकर मिलने के लिए यहाँ आ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पराये हो गए हैं। मैं अभी तुम्हारे जेठ जी को भेजती हूँ राशन लाने के लिए। हम सब अच्छा खाना खाएंगे आज। जब दिशा के परिवार को उसकी स्थिति का पता चलता है तो दिशा, आरती और अंजलि मिलकर घर में राशन मंगवाते हैं और सब उस दिन अच्छा खाना खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और छुट्टियां खत्म होने पर ठंड में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और एक बार फिर से निशा पहले की तरह रहती है। मुझे नहीं लगता कि हम ये कर पाएंगी, ये बहुत ज्यादा कठिन है। ऊपर से ठंड में हाथ पैर भी सुन्न पड़ रहा है, सारे शरीर का खून जमने को हो रहा है। नहीं पुष्पा, हमें ये करना होगा। जब तक तुम खुदाई करोगी तब तक हम बांस से आधा मंडप बनाने का सामान तैयार कर लेंगी। कोशिश करती रहो, हम ये कर सकते हैं। हमें ये हर हाल में करना होगा। सब मिलकर फिर से फावड़े से जमीन को खोदने लगती हैं, मगर आखिर ये पांचों बहुएं इतनी भयंकर बर्फीले तूफान में जमीन को क्यों खोद रही थी? क्या नदी के अंदर कोई खजाना छिपा था जिसे वह ढूंढ रही थी? जहाँ पांचों बहू रत्ना, ममता, पुष्पा, बिंदिया, ललिता फटी चादर में ठंड में जूझ रही होती हैं। हमारी झोपड़ी के अंदर बर्फ जितनी ठंडक पैदा हो गई है।
ऊपर से इस फटी चादर में ठंड नहीं भाग रही, हाथ पैर ठंडे पड़े हैं। कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा वरना सर्दी के मौसम में सोना दुश्वार हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए ममता जूट की बोरी को चादर में सिलकर ओढ़ लेती है। अरे वाह, क्या दासू जुगाड़ लगाया है तुमने तो। ममता, इस बोरी के अंदर तो मखमली रजाई जितनी गर्माहट है, अब हमें रात भर कपकपाना तो नहीं पड़ेगा। बस हम पांचों के पति जल्दी से कमाकर लौट आए। लाला का उधार भी हमारे सर पर इतना ज्यादा चढ़ गया है, हर दिन टोकता है, ऊपर से कई महीनों का किराया भी सर पर चढ़ गया है। पांचों इन्हीं सब चिंता में बातचीत करते हुए सो जाती हैं। पांचों बहुएं मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी और जुगाड़ू थी। कुछ ही दिन में पांचों भाई शहर से गांव लौट आते हैं। रतन, अरे ओ रतन, कहाँ हो तुम लोग? देखो हम लोग आ गए। आप आ गए? आप लोग, पता है हम पांचों आप भाइयों के आने का रोज रास्ता देखती थी। ये सब छोड़ो, ये देखो हम तुम पांचों के लिए क्या लेकर आए हैं। साड़ियाँ, चूड़ियाँ, बालियाँ। तुम लोगों को हमेशा शिकायत रहती थी ना कि हम तुम्हें कभी कुछ लाकर खरीद कर नहीं देते, तो इस बार हम तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं। इतनी महंगी साड़ियाँ, चूड़ियाँ, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? रत्ना भाभी, भैया आपके लिए इतनी शौक से शहर से ये सारी चीज लेकर आए हैं, लेकिन आप खुश नहीं हुई, क्या बात है? आप सब भाइयों को होश खबर नहीं है क्या? पिछले 6 महीने का किराया चढ़ गया है। हमें पता है किस तरह से हमने जुगाड़ लगाकर आपके जाने के बाद घर चलाया है, कभी साग पात खाकर तो कभी भूखा सोकर। मकान मालिक को क्या जवाब देंगे? किराया मांगने आते ही होंगे। तुम लोग चिंता मत करो, हम बात कर लेंगे। फिलहाल 1-2 महीने का किराया भर देंगे, बाकी थोड़ी मोहलत मांग लेंगे। अरे कोई मोहलत नहीं मिलने वाली तुम लोगों को। आज के आज मेरा घर खाली कर दो। मैंने अपने मकान को दूसरे किराएदार को चढ़ा दिया है। अब पूरा परिवार ठंड के भयंकर मौसम में सड़क पर दर दर भटकने लगता है। तभी मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि भयंकर बर्फ की बारिश होने लगती है। हे भगवान, मौसम खराब हो गया, ठंड भी बढ़ती जा रही है, शाम भी ढलती जा रही है। हमारे पास सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है, कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तभी रत्ना को एकदम से कुछ याद आता है। हे भगवान, ये चूल्हा तो आज चिमनी जितना धुआं मचा रहा है। लकड़ियां उससे इतनी भीग गई हैं कि आग नहीं पकड़ रही हैं। पुष्पा, लकड़ी बुझा दो। रत्ना जिज्जी, आप मुझे 10-20 रुपए दे दीजिए, मैं उपले ले आती हूँ खरीद कर। अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या कहना पड़ता बिंदिया, पिछले सारे पैसे खत्म हो गए, उधार में थोड़ा आटा चावल लाई हूँ लाला से। हे भगवान, ये क्या मुसीबत पड़ गई है। चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना कैसे बनेगा? कुछ जुगाड़ भी नहीं सूझ रहा है। एक जुगाड़ है, चलो क्यों ना हम नदी के पास वाले घने बांस के जंगल में चलते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी ले आते हैं। पांचों जुगाड़ू बहू अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उस घने जंगल में आती हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं है। देखो इस जंगल में कितने सारे सूखे पत्ते हैं। सूखे पत्तों से बहुत ही अच्छी चूल्हे की आंच पकड़ती है, इसलिए चलते हैं। और देखो, लगता है ये कुछ बांस के पेड़ भी तूफान में टूटकर गिर पड़े हैं, इसे भी ले चलते हैं, काम आएगा। पांचों बहुएं बांस के बड़े बड़े टहनियों को जंगल से इस्तेमाल के लिए लेकर आती हैं। चलो सब लोग जंगल वाली नदी के पास चलते हैं। सब लोग किसी तरह नदी के किनारे आते हैं और बांस के घने पेड़ के नीचे 5 बहू आग जलाकर जुगाड़ से गर्माहट में रात गुजारती हैं। सूरज की किरण फूटने के साथ अगला दिन चढ़ जाता है। कल की रात तो किसी तरह निकल गई, लेकिन हम बहुओं को ठिकाना तो बनाना होगा, क्योंकि ठंड का मौसम है, खुले में रहे तो सर्दी से मर जाएंगे। पांचों बड़े गौर से नदी को देखती हैं। तभी ममता रत्ना से कहती है, रत्ना जिज्जी, जो मैं सोच रही हूँ, क्या आपको भी वही जुगाड़ आ रहा है? हम इस नदी के किनारे अपने रहने के लिए बांस का मजबूत बम्बू हाउस बना सकती हैं, क्योंकि बांस तो लकड़ी का होता है, वो डूबता नहीं है बल्कि तैरता है। और साथ में हम इस नदी और जंगल के बीच में एक बांध भी बना लेंगे, ताकि हम जल और थल दोनों के बीच में से अपना भरण पोषण की पूर्ति भी कर सकें। ये तुमने बहुत ही अच्छा जुगाड़ लगाया ममता। आज तक हम गरीब जुगाड़ू बहू ने छोटे मोटे जुगाड़ किए थे, लेकिन आज हम जुगाड़ से घर बनाने जा रही है। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अब पांचों ठंड में कांपते कांपते बांस के पेड़ काट कर घर की नींव रखती हैं। तभी बांस के घने पेड़ से एक सांप कुंडली मारकर उनके सामने आ जाता है। सांप, बचाओ बचाओ। तभी पांचों के पति लाठी मारकर सांप को मार देते हैं। पांचों जुगाड़ू बहुएं नदी के किनारे पर घर और बांस का बांध भी बना लेती हैं। आखिरकार हम जुगाड़ू बहुओं की मेहनत रंग ले आई। हमने अपना बांस का आशियाना तैयार कर लिया। ठंड में हमारे सर पर छत तो है। हाँ, लेकिन इतनी मेहनत के बाद मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। भूख तो लगेगी ही, 2 दिन से हमारे पेट में एक निवाला तक नहीं गया है। लेकिन इस जंगल में तो खाली बांस के पेड़ हैं, कोई फल सब्जी का पेड़ नहीं है। बांस थोड़ी ना खाएंगे।
किसने कहा कि हम बांस नहीं खा सकते? पता है कितनी जगह पर लोग बम्बू सूप बनाकर पीते हैं। इसमें बहुत पौष्टिक होता है और सर्दियों के मौसम में तो इसे पीना बहुत ही लाभदायक होता है। बिंदिया फौरन जाती है और बांस की डाली में से पतली पतली टहनी तोड़कर ले आती है। वहीं रत्ना ममता मिट्टी से चूल्हा बना लेती हैं और सब बांस का सूप पीकर पेट भरते हैं। वहीं पांचों के पति बांस की लकड़ी बाजार में बेचकर कमाने की कोशिश करते हैं। वहीं पांचों जुगाड़ू बहू चिंता में पड़ी हुई थी। अब तो हमारे पति लोग भी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी विशेष कमाई हाथ में नहीं लग रही। पेट का गुजारा भी ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा। हमें भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। वैसे इस नदी के अंदर कितना गहरा पानी है, तब तो इसके अंदर कितनी सारी मछली होगी। हम मछली बेचकर भी कमा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, आज रात को ही हम नदी में जाला लगाकर छोड़ देंगे। मछली हुई तो सुबह तक फंस जाएगी। पांचों बांध के चारों तरफ नदी में जाला लगा देती हैं। सुबह जब वह जाला निकालती हैं तो उनका जाला मछलियों से भरा पूरा होता है। वो सब खुश हो जाती हैं। अरे वाह, हमारे जाले में कितनी सारी मछलियां फंसी हैं। इसे बेचकर तो पैसा ही पैसा होगा। हम कुछ मछली ऐसे बेचेंगे और कुछ के पकौड़े बनाकर, ताकि कमाई ज्यादा हो। इसी तरह पांचों मछली बेचकर गुजारा करती हैं। तभी एक दिन एक आदमी उस गहरी नदी के अंदर कूद जाता है। तभी पांचों बहुएं उस वक्त बांस के घर में बांस की छाल से सूप चटाई बना रही थी। ये कैसी आवाज थी? जैसे किसी ने नदी में छलांग लगाई हो। चलो देखते हैं, कहीं कोई खतरनाक मगरमच्छ हमारे बांस के घर पर हमला तो नहीं करने वाला है। पांचों उस आदमी को बाहर निकालती हैं। अरे क्यों बचाया तुम लोगों ने मुझे? मर जाने दिया होता। जिंदा रहकर जिल्लत उठाने से अच्छा मैं मर जाऊं। खुदकुशी करना तो बुज़दिल का काम होता है काका। आप परेशान हैं तो हमें बताइए, हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। मेरा घर टूट गया। आज मेरी बेटी की बारात आने वाली है। न घर बचा है न मंडप है। अरे कैसे होगी मेरी बेटी की विदाई? कैसे उठेगी उसकी डोली? चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। हम पांचों के रहते सब पूरा होगा, निश्चिंत रहिए काका। पर मंडप और साज सजावट कैसे करेंगे हम? तुम भूल गई, शादी में मंडप हरे बांस से ही तो बनता है। बस चलो, हमें शाम तक बांस का मंडप बनाना है। चलो जमीन खोदो। पांचों मिलकर नदी किनारे की जमीन खोदती हैं। हिम्मत रखो, हम ये कर सकते हैं। कुछ देर में पांचों जुगाड़ू बहू बांस का मंडप और बारातियों के लिए बांस की कुर्सी भी बनाती हैं और अपने जुगाड़ वाले बांस के घर को फूल पत्तियों से बहुत ही सुंदर सजा देती हैं। जब बारात वहां आती है तो सब बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, आप लोगों ने बहुत ही परफेक्ट बैम्बू हाउस मंडप बनाया है। मैं इसे अपनी बेटी की शादी के लिए बुक करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहती है, किसी ऐसी जगह ही। पर ये रहा एडवांस, ले लीजिए। इस तरह पांचों बहुओं का जुगाड़ बांस घर अब लोगों की पहली पसंद बन जाती है। वहीं पांचों की अच्छी कमाई होने लगती है।